हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा टॉपिक चल रहा है। आज भी जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है लॉरेंज फोर्स। हमें देखना है लॉरेंज फोर्स क्या होता है। लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नेम पे फोर्स की बात करें उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हमने देखा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले बायो सावर्ट लॉ देखा था, फिर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ डिस्कस किया हुआ था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अलग इंटरेस्टिंग सी चीज है। लॉरेंज ने क्या देखा कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश करिए। जैसे सिंपल मैंने यहाँ पे मैग्नेट रख दिया, इस तरीके से मैग्नेट रखे हुए हैं, तो यहाँ जो फील्ड जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ रहेंगी, तो ये रीजन जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉरेंज ने क्या देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है। आप ऐसे समझ के चलिए, आपके पास दो फैमिली हैं। एक फैमिली है आपकी चार्ज वाली और एक आपकी है मैग्नेट वाली। इसमें आप चार्ज ऑब्लिक करंट की बात आप कर सकते हैं। ये आपकी एक फैमिली है और ये आपकी दूसरी फैमिली है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, आप जैसे हम ही अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम जब किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो हमें क्या लगता है, वहां पे फोर्स लगता है, थोड़ा अलग सा महसूस होता है। हम जैसे अपने घर में रहते हैं तो काफी कंफर्टेबल रहते हैं, अलग कंडीशंस रहती है घर के अंदर, और हम दूसरे के घर में जाते हैं तो हमारे पास वहां पे कंडीशंस बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो वैसे ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरी फैमिली है, चार्ज एक दूसरी फैमिली है। तो लॉरेंज ने क्या देखा कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, ध्यान से समझना, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि लॉरेंज ने क्या देखा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो आप समझे कि मूविंग पार्टिकल होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। मैं बार बार मूविंग वर्ड बोल रहा हूं, तो मूविंग वर्ड बोलने का मतलब है कि अगर चार्ज मूविंग है तो सिर्फ उसी कंडीशन में उसमें फोर्स लगने वाला है। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो उस पर फोर्स लगने वाला नहीं है। मींस स्टैटिक चार्ज, अगर यहां पे चार्ज रुका हुआ है तो उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फोर्स सिर्फ तब एक्ट करने वाला है जब चार्ज आपका कैसी फॉर्म में होता है, मूविंग फॉर्म में होता है। तो हमने बोला द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। या हम बोल सकते हैं, और वी में से दैट when a charged particle moves in magnetic field it experiences a force in the magnetic field, that force is called, a force कौन लगा रहा है, magnetic field, that force is called magnetic force. Magnetic force is what, the force applied by magnetic field on the charged particle is called magnetic force. ठीक है, तो अब लॉरेंज ने इसको डिड्यूस किया कि भाई जो ये हमारे पास फोर्स लग रहा है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके वो कंक्लूजन पे निकलते हैं कि जो ये फोर्स हम जिसको मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल है। कई सारे पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर होता है चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आपके पास अगर चार्ज ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, चार्ज आपके पास कम है तो वैल्यू उसकी कम होगी। सेकेंड पैरामीटर जो उन्होंने देखा, हम इसको FM या सिंपली F से भी लिख सकते हैं फिलहाल। तो F जो सेकेंड उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि वेलोसिटी पे। पहली चीज उन्होंने चार्ज बोला, दूसरा बोला उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए चार्ज का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, ई चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो वो ई है। ठीक है, ई एक वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब यहीं पे अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करता हूं तो उसके पास 2e चार्ज है। ठीक है, तो इसके लिए क्यू की वैल्यू 2e हो गई, इसके लिए क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, e हो गई। तो उनका कहना यह है कि अगर चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, सेम कंडीशन लगाई। देखिए फॉर्मूला, साइंटिस्ट को कैसे फॉर्मूला पता चलता है, वो क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, सारी कंडीशंस, बाकी सारी कंडीशन सेम रख दी। ठीक है, एक ही टाइप का सेटअप रखा, एक ही पाथ से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को पास करवाया, उसी पाथ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास करवाया। तो उन्होंने ये देखा होगा कि अल्फा पार्टिकल के पास जो है फोर्स वो ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका उन्होंने जो फिर कंक्लूजन निकाला, वो निकाला कि चार्ज जो है, हालांकि मास भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने फिर उसके लिए भी अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे। तो उन्होंने देखा कि
जिसके पास ज्यादा चार्ज है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सेकेंड, एक बार उन्होंने इलेक्ट्रॉन को धीरे पास करके देखा होगा, एक बार उसको ज्यादा स्पीड से देखा होगा, तो जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी तो उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा था, तो F प्रोपोर्शनल टू V। थर्ड जो हम पैरामीटर देख रहे हैं, F जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, जो ओवरऑल यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, आप सोचिए जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो फोर्स लगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड, अभी V को आप अभी इसको ये वाले पॉइंट को भी रुक जाइए, इसको भी करते हैं। सेकेंड आप इसको लिख लेते हैं, F प्रोपोर्शनल टू B। उन्होंने बोला कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं V और साइन थीटा को एक ही साथ दिखा दूंगा, अभी समझाते हैं कैसे। तो इन्होंने क्या किया, F जो है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू B हो गया। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर कम है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, कम हो जाएगी। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा दोबारा से बना रहा हूं। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आप बना दे। इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को आपने कहा इस तरीके से चार्ज पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, कितने एंगल पे मूव कर रहा है, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो ये v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा, ये दिस इज v cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो आपके पास एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है, तो वेलोसिटी के उनके पास दो कंपोनेंट रहता है। तो उन्होंने कहा जो फोर्स है, फोर्स is proportional to this perpendicular component and this is v sin theta। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कैसे उनको पता चला v sin theta। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में लेके जाएं, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता है। और अगर आप चार्ज पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर, उन्होंने देखा कि जब वो परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम लग रहा है, और जब वो इसके पैरेलल इसको मूव करा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, तो फोर्स वहां पे मिनिमम हो जा रहा है और उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। तो उन्होंने ये सीधी सीधी बात है, यहाँ पे थीटा आपके पास 0 हो जाएगा और थीटा यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसा पैरामीटर कौन है जो 0 पे मिनिमम होता है और 90 पे मैक्सिमम होता है, वो है साइन थीटा। वो पैरामीटर कौन है, साइन थीटा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि F इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो वो कौन होता है आपका, v sin थीटा। समझ में आ रही है बात। एक्सपेरिमेंट देखिए, होता क्या है कि अगर आप चीजों को रटने की कोशिश करें तो फिर प्रॉब्लम होती है, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कई सारे रिजल्ट प्रैक्टिकली हम लोग लिखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। जैसे जब हम भी छोटे थे तो हम सोचते थे कि भाई ये साइंटिस्ट को कैसे पता चल गया कि यहाँ पे आपका इस जगह पे साइन ही आना है, आप इस जगह पे कॉस आना है। तो मैं भी सोचता था पहले से कैसे आना है, तो धीरे 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 चीजें समझ में आई। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पैरेलल लेके गए, थीटा 0 पे, उन्होंने देखा कि फोर्स तो 0 हो रहा है, और अगर वो परपेंडिकुलर लेके जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो यहां से वो कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ऐसा कौन सा पैरामीटर है, तो आपने बोला साइन थीटा हो गया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास F इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। अब इनको कंबाइन अगर आप सारे के सारों को कर देते हैं, इनको कंबाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q V P sin थीटा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप लेके आएंगे कांस्टेंट Q V B sin थीटा। तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लिया, K ले लिया। हम क्या देखते हैं प्रैक्टिकली, इट इज सीन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 1, तो K की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला हो गया आपके पास F इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। तो आपने कहा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स भी कौन सा वाला, ये दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो हम कह रहे हैं, हमने कहा कि अगर पार्टिकल थीटा एंगल पे जाता है तो, और जो पार्टिकल जा रहा है उसके पास चार्ज q है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स चार्ज q, मैग्नेटिक फील्ड b, उसकी वेलोसिटी v, और इंपॉर्टेंट है थीटा पे डिपेंड करता है किस तरीके से F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया द लॉरेंज फोर्स का। अब अगर इसको हमें लेके चलना है वेक्टर फॉर्म में, हम इसको चाहते हैं कि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म की हम डिस्कशन करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि F इज इक्वल टू जो हमने क्यू वी बी साइन थीटा लिखा है,
इसको आप वी बी साइन थीटा को यहाँ साथ में लिख दीजिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम ए बी साइन थीटा को, जैसे ए क्रॉस बी होता ना, ए क्रॉस बी, चलिए आपने इसको शायद नोट कर ही लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। हम जैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए क्रॉस बी, इसको लिख देते थे ए बी साइन थीटा और एन कैप होता था। एन कैप जो है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहती है। जैसे अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों ए क्रॉस बी प्लेन में है, तो जो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया एन कैप। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमने इसको लिखा था वैसे हम वी बी साइन थीटा को एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी ये लिख सकते हैं, और यहाँ इसको एफ वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखा v क्रॉस b। अब कुछ बच्चे सोचेंगे एन कैप कहाँ है, तो वो हमारे लिए अंडरस्टूड हो गया। हम कह रहे हैं कि ये जो f वेक्टर निकल के आ रहा है वो एक ऐसा वेक्टर है जो v वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों एक प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा। समझ के चलिए एक सेकंड के लिए, आप ऐसा सोचो, आपने यहाँ पे हाथ में दो मैग्नेट रखे हुए हैं, दो मैग्नेट आपने रख दिए, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि ये पार्टिकल, देखिए आप सोचिए छोटे छोटे दो मैग्नेट रख दिए और आप चार्ज पार्टिकल को ऐसे एंटर करवा रहे हैं, तो ये मैग्नेट और ये चार्ज पार्टिकल दोनों के दोनों मेरे हाथ में है, मतलब एक प्लेन में है। तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और एक वी जिस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है वो हो गया। तो दोनों इस प्लेन में है, तो जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट इज एफ वेक्टर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो आपने ऐसे अपने आप से पूछा कि जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स क्या है, तो आपने बोला v और b, उसकी जो वेलोसिटी मतलब जो उसका पाथ है उसमें, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगता है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय f वेक्टर इज इक्वल टू q v क्रॉस b। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ f वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच v वेक्टर एंड b वेक्टर आर प्लेस्ड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इसमें स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसकी डायरेक्शन की बात कर लेंगे। वैसे आपको अगर इसकी डायरेक्शन की बात करनी है, चलिए पहले डायरेक्शन ही बता देता हूँ, फिर मैं बात कर लूँगा इसके स्पेशल केसेस की। डायरेक्शन में हम जो पहला डायरेक्शन की बात करते हैं वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसका डायग्राम देखने के लिए बुक प्रेफर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, देखिए अब इतना आसान तो है नहीं मेरे लिए डायग्राम बनाना, मुझे तो आता नहीं है बनाने ज़्यादा। इस टाइप से अब बाकी बुक में आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बहुत बेकार बनी है। तो लेफ्ट हैंड रूल को ऐसे समझना, वैसे देखो ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो जैसे वो तुमने सुना होगा FBI के बारे में सुना है, एक है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की, FBI मूवी वगैरह में देखा होगा आपने। तो आप ये समझिए अपना लेफ्ट हैंड लेना है, बायां हाथ दिखाना है ट्रम्प को, FBI बोलना है ना। तो आप FBI ऐसे याद रखिए, बोलता है लेफ्ट हैंड में आप लेफ्ट हैंड की इन तीनों जो आपके पास ये वाली फिंगर है और ये वाली फिंगर और ये है, इसको परपेंडिकुलर कर लो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑब्वियस ही बात है, एंगल 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो आपने कहा तीनों को हमने परपेंडिकुलर रख दिया, इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो वो कहता है FBI, अगर आपके पास ये आई की करंट या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जैसे आपके पास देखिए मैंने बोला ना FBI की मैंने बात करी है, तो वो बोलता है कि अगर ये वाली फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है, ये वाली जो फिंगर है वो आई मींस जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी आई और वी बोल सकते हैं आप, आई और इसको वी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन वही तो रहेगी जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो उसने बोला कि अगर आपके पास ये एक फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है, एक फिंगर आपके पास किसको दिखा रही है, आपकी करंट को दिखा रही है, तो जो ये लेफ्ट रहेगा, ये जो आपका स्ट्रेस थंब रहता है, ये डायरेक्शन दिखाएगा आपका, किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, लगने वाले फोर्स की। तो आप बोल सकते हैं स्ट्रेच द थंब एंड द फर्स्ट टू फिंगर्स, थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने पहले ही बोला था कि इन सब में एंगल कितना रखना है आपको, 90 डिग्री, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन को दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की। सेंट्रल फिंगर
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, एफ बी आई, ये आई की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ये जो थंब है आपका, ये थंब आपका फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा जो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आपने इसको लिखना है या आप इसका डायग्राम बनाना है तो देख सकते हैं, बुक में बनाया होगा, मेरा तो उतना बढ़िया बन नहीं रहा है। क्या बोला उसने कि आपको थंब और दो फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर, द मिडिल फिंगर, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द स्ट्रेच थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। कंडीशन है कि तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को देखी। तो ये तो बच्चों था लेफ्ट हैंड रूल की मैंने बात की डायरेक्शन। फर्स्ट रूल आपके पास ये रहता है। दूसरा आपके पास रहता है राइट हैंड आर्म रूल। ठीक है, अब हम राइट हैंड रूल की बात करते हैं। मैं आपको इस तरीके से, देखिए, आप अपने राइट हैंड को रख लो। ठीक है, आपने ऐसे अपना राइट हैंड रखना है। अगर वो कह रहा है कि अगर आपने राइट हैंड को रखा और आपके पास जो ये फिंगर्स हैं, इस तरीके से आपने हाथ को फैला के रखना है ऐसे करके सामने। ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स की जो डायरेक्शन है, इफ दिस द डायरेक्शन ऑफ फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब की डायरेक्शन है ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो जो आपके पास इस हथेली के परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगा। तो क्या कहा, ओपन द राइट हैंड एंड प्लेस इट सो दैट टिप्स ऑफ द फिंगर tips of the finger point in the direction of magnetic field B and thumb in the direction of velocity or current, ठीक है, of the charge, then the palm faces towards the force। तो ये जो आपकी ये हथेली है वो फोर्स की डायरेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास राइट हैंड थंब रूल हो गया। तो लेफ्ट हैंड रूल भी देखा आपने, राइट हैंड थंब रूल भी देखा, तो दोनों की मदद से आप लोग बात कर सकते हैं। ये जो आपके पास, इसमें एक चीज का ध्यान लगाना होता है, जो ये फिंगर है, जो फिंगर है आपके पास है, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा होगा, निगेटिव के लिए लेके चलोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो हथेली जिस डायरेक्शन को, हथेली ऊपर को देख रही है, तो ऊपर को डायरेक्शन हो गई किसकी, फोर्स की। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इधर को आपके पास ये चल रहा है, तो ये आपके पास डायरेक्शन हो गई। इस तरीके से आप बता सकते हैं, लेकिन चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केसेस हालांकि मैं पहले ही समझा चुका हूं, लेकिन हमको अगर एग्जाम में लिखना है, हमें स्पेशल केसेस की बात करनी है, तो वही कर लेंगे। पहला केस, थीटा अगर 0 हो और 180 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 0, साइन 180 भी 0 होता है, तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो आप बोलते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो उसकी डायरेक्शन में जाएगा तो 0, अपोजिट आएगा तो 180 डिग्री, then sin theta is equal to 0, then the force experienced by the particle is 0, means it experiences no force। तो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर वो उसका कहना मान ले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट चल रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है। सेकंड केस हम कह लेते हैं अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, देन sin 90 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। तो इस केस में जो लगने वाला फोर्स है वो भी मैक्सिमम होता है और वो उसकी वैल्यू होती है क्यूवी साइन थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 1 हो गई। तो हमने कहा कि अगर वो उसकी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट चलता है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर अगर चलना स्टार्ट कर देता है तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है, द फोर्स इज मैक्सिमम इन दैट केस। ठीक है, एक थर्ड केस और हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं स्पेशल केसेस के अंदर। अगर पार्टिकल रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट का मतलब तो आराम कर रहा है, मस्त है, वेलोसिटी 0, भाई वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आपके पास स्टेशनरी चार्जेस हैं उन पे कोई भी फोर्स एक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, चार्ज पे फोर्स कब लगता है, व्हेन इट इज मूविंग। चलिए अगर हमें यहां से
आगे थोड़ा सा बढ़ना है, अभी डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह मैं डिफाइन कर देता हूँ। अब जो हम जनरली लॉरेंज फोर्स को डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं देखिए। ये तो हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये अभी तक हमने डिस्कस किया कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉरेंज फोर्स। हालांकि ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं अभी जो हमने पढ़ा ये भी लॉरेंज ने ही निकाला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल मूव करेगा, लेकिन लॉरेंज फोर्स जब हम डिस्कस कर लॉरेंज फोर्स लिखने की बात करते हैं तो हम जनरलाइज करते हैं। हम ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल जा रहा है, दोनों फोर्सेस अवेलेबल है, मैग्नेटिक भी है वहां पे और इलेक्ट्रिक भी है। जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता था ना, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो अब जरा सोचो आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो इस पे क्या होने वाला है। अगर किसी, हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि अगर ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इस पे एक तो मैग्नेटिक फोर्स लगना है, कितना, क्यू वी बी साइन थीटा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगना है। और मैं कह रहा हूं कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा उस पर, तो ये बेचारा कितना परेशान होगा, इस पर दो दो फोर्स लगेंगे। तो अब जो टोटल फोर्स होगा दैट विल बी सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक इज क्यू ई और मैग्नेटिक कितना है आपका, क्यू वी बी साइन थीटा। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसको और बेहतर तरीके से लिखना है तो आप क्यू बाहर ले लीजिए, ई प्लस वी बी साइन थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस इसको हम v क्रॉस b लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं v क्रॉस b। तो जब हम इसको v क्रॉस b लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा फोर्स का, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो आप बोलेंगे व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, इट एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस, इट एक्सपीरियंसेस, या बोलेंगे बोथ फोर्सेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। और इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अब वहां पे आपके पास दोनों फोर्सेस अभी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और जैसे मान लो यहाँ पे आपने रख दिया, अब समझाता हूं मैं कैसे, जैसे आपको समझना है, दो मैग्नेट रख दिए तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपने साथ में दो चार्ज प्लेटें भी रख दी, तो चार्ज प्लेटें रख दी तो वो दो, एक प्लस एक माइनस, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगी। तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों धोएंगे उसको। तो उस चार्ज पार्टिकल को दोनों फोर्स लगाएंगे, कौन, मैग्नेटिक भी लगाएगा और इलेक्ट्रिक भी लगाएगा, दोनों का सम जो हो जाएगा उसको हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, लॉरेंज फोर्स। और इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। चलिए, अभी अगर हमें कुछ चीजें ऐसे बोली जाएं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को डिफाइन करना है लॉरेंज फोर्स की मदद से, वो सारी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग अगर बी समझाने के लिए कोई बोला जाए या फिर यूनिट वगैरह निकालनी है तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट अगर हमको निकालनी है या हमें इसको वैल्यूज को डिफाइन करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि अगर हमारे पास क्यू 1 हो जाए, वी 1 हो जाए और आपके पास बी भी आपका 1, बी कहाँ से आ गया, Q1 V1 और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F के। तो हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। कौन सा फोर्स, तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दैट फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा कि जैसे आप ऐसे समझिए, कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है, तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, अगर इस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसकी वेलोसिटी भी कितनी है, 1 है, और वो इसके परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो जितना उस पर फोर्स लगेगा वो फोर्स ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने कहा द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, या इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह दे रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो कह रहे कुछ नहीं है, फोर्स है वो फोर्स जो यूनिट चार्ज पे यूनिट वेलोसिटी से मूव करने वाले यूनिट चार्ज ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इस तरीके से हम और चीजें देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंज फोर्स। थैंक यू।